गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्लासेस कैसी चल रही हैं? मजा आ रहा है पढ़ने में? बोलिए यस सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आज ना एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नए टॉपिक के साथ। नई क्लास, नया टॉपिक, नया पेज, नई शुरुआत। सब्जेक्ट भी नया है बेटे, आप लोगों के लिए तो पुराना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए, द नेम ऑफ द टॉपिक इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सुना है कभी? आइए फिर सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी ने कुछ सुना? दूर दूर से कुछ सुना? बातचीत? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जी कुछ बताना चाहते हैं नेगोशिएबल के बारे में? मतलब एक टाइप से इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई पेपर या कोई डॉक्यूमेंट्स, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हम इसको एक्स अमाउंट, कोई भी अमाउंट या कुछ पे करने के लिए सहमत है, पर एक ड्यूरेशन के बाद या एक पीरियड के बाद हम या। लोग ऐसी बातचीत कर लेंगे, राइट? कुछ कुछ इन्होंने सही बताया है, लेकिन हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाई दिस एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगा ना कि बेसिक जो मैं लेक्चर जो मेरा स्टार्ट करने का तरीका है, ये चीज़ आई क्यों है, किस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए आई थी, हम वहाँ से बातचीत स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद समझेंगे कि ये एक्ट बोलता क्या है, क्या मतलब होता है, किस तरह की बातचीत होती है। सर ये कौन है? सर ये है मिस्टर ए, और ये है कौन? मिस्टर बी। मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए, और अच्छा मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए तो ये क्या होंगे? बायर, बायर ना सेलर, और मिस्टर बी बायर। तो मिस्टर बी को पेमेंट करना है या नहीं? हाँ या ना? वो पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्ट है, ये एक्ट 1881 का है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा? 1881 बेटे, आज उस महत्वपूर्ण दिवस की जिसके जो महत्वपूर्ण दिवस बना रहे हैं उससे भी पहले का है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 1881 मतलब बहुत पुराना। अच्छा, उस टाइम जैसे आज 10 रुपए 100 रुपए कैरी करना बहुत आसान है, उस टाइम 10 रुपए 100 रुपए 1 लाख रुपए कैरी करना मुश्किल होता होगा ना? उस टाइम की बात है। उस टाइम आपके मतलब आज़ादी से पहले 1881 के टाइम, 1880 के आसपास, 90 के आसपास, 1900 के आसपास, आप लोगों ने सुना होगा कि जो रुपीस थे उनकी वैल्यू भी सही थी और उन्हें कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। मतलब उस टाइम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी और हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। ये बात तो सुनी होगी आप लोगों ने, हाँ या ना? जैसे आप लोग अभी क्या करते हैं, अभी अगर आपको 10,000 की ट्रांजैक्शन करनी है तो 10,000 कैश में ले जाके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। उस टाइम 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। 100 रुपीज़, इवन 1000 रुपीज़ वाले को तो राजा समझा जाता था कि राजा है, वो सब कुछ खरीद सकता है। और आज क्या 1000 रुपये की वैल्यू है? इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस टाइम वैल्यू थी। इज दैट ओके? मैं सिर्फ 2 टाइम कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि जब 1800 के आसपास 10 रुपये 100 रुपये की वैल्यू होती थी, क्या वही वैल्यू आज है? वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जा रही है। आप जैसे आप देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएट का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आज 1 किलो चीनी अगर 35 रुपए में आती है तो अगले साल 1 किलो चीनी 42 रुपए में आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या चीनी उसका अमाउंट सेम है? चीनी का अमाउंट तो सेम है, पहले भी 1 किलो आ रही थी, अब भी 1 किलो आ रही है। इसका मतलब है उसी अमाउंट के, उसी वैल्यू के गुड्स, उसी ट्रांजैक्शन के गुड्स खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, हाँ या ना? समझ आ रहा है? इस वजह से मैं कह रहा हूं रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है। अगर मुझे 35 रुपए में ही चीनी खरीदनी होती तो डेफिनेटली वो 850 ग्राम 900 ग्राम कुछ ना कुछ कम आती 1 किलो से, हाँ या ना? तो फॉर एग्जाम्पल सेलर ने गुड्स खरीदे और सेलर ने गुड्स बेचे, किसको? बायर को। ट्रांजैक्शन हो गई है और बायर ने पैसा पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रांजैक्शन इज फॉर ₹100। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए कैरी करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ₹1000, ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजैक्शन इज ऑफ ₹10,000। सर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक पैकेट में 10,000 100 के नोट लेके जाएंगे या 500 के 10 नोट लेके जाएंगे, सॉरी 20 नोट लेके जाएंगे तो हो जाएगा मामला, हाँ या ना?
देन अगर ट्रांजैक्शन हो 1 लाख रुपए की, तब भी हो सकता है सर। 500 की 2 घड़ियां लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ी सिक्योरिटी लेके जानी पड़ेगी, हाँ या ना? सिक्योरिटी मतलब टाइम देख के निकलना पड़ेगा, आधी रात को नहीं निकल सकते, इस तरह की बातचीत नहीं, सेफ रास्ते से जाना पड़ेगा। मान लो ट्रांजैक्शन हो 10 लाख की, मान लो 10 लाख की ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन उसके लिए अगर मान लो आज ही आपको 10 लाख रुपए की फीस पे करनी है या 10 लाख रुपए किसी को देने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पहले 2 बार सोचेंगे कि 10 लाख रुपए कैरी कैसे करूं। सर मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब बैंकिंग चैनल इतने डेवलप नहीं थे, तो हार्ड मनी में ही पैसा ट्रांसफर हो रहा था। तो क्या उस वक्त जिस टाइम ये एक्ट आया होगा, क्या उस वक्त 1,000 रुपए, 10,000 रुपए ये जो ट्रांसफर करने होते होंगे, जब कैश फिजिकल ट्रांसफर होता होगा, क्या इजी बात होती होगी? सोच पा रहे हैं? सबसे पहला क्या कंसर्न आता होगा? सबसे पहला सर कंसर्न आता होगा सेफ्टी का। तब उनको भी डर लगता होगा कि कहीं जैसे ही घर की सीढ़ियां नीचे उतरी, सामने कोई बंदूक लेके आ जाए कि हाँ जी पैसे दे दो, 1 लाख रुपया दे दो, आप मेरे को पता लगा आपके पास है। तो मरता क्या ना करता वो 1 लाख रुपए। सेफ्टी का इशू आ रहा है, इशू आ रहा है या नहीं आ रहा? सोच पा रहे हो या नहीं? दूसरा क्या इशू आ रहा होगा? दूसरा क्या इशू आ रहा होगा? सर अभी समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ना एग्जाम्पल और इलेबोरेट करो। बेटे ये है कौन? ये है ए। ये है कौन? ये है बी। ए ने गुड्स बेच दिए, बी ने पेमेंट कर दिया, राइट? हाँ या ना? ये है कौन? ये है सेलर। ये है कौन? ये है बायर। अब बायर है बी, बी ने आगे माल सी को बेच दिया, ये गए गुड्स और ये पेमेंट आ गया, हाँ या ना? समझ आ रही है? बातें समझ आ रही हैं? देन ये है सी, सी ने आगे ट्रांसफर किसको कर दिया? डी को, गुड्स बेच दिए और पैसे आ गए हैं, पेमेंट आ गई है, ये है कौन? डी। अब जब एक बार ट्रांजैक्शन हो रही है 10,000 की, 1,000 की, देखने में बड़ी आसान हो रही है। मान लो ये ट्रांजैक्शन हो रही हो एक ईयर में, एक साल में 10 बार, तब भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं। मान लो एक साल में हो 100 बार, तब तब दिक्कत आनी शुरू हुई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने शुरू हो गई है, हाँ या ना? पहली सेफ्टी की प्रॉब्लम है कि 10,000 कैश, 1 लाख कैश को ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल काम है, रिस्क काम है। कल को कोई भी बंदूकधारी आ सकता है और आपसे पैसे छीन सकता है, हाँ या ना? दूसरा क्या इशू आ रहा होगा? दूसरा आ रहा होगा सर बल्कीनेस का। सर बल्कीनेस कैसे? सर उस टाइम पे आपकी करेंसी का डिनोमिनेशन छोटा होता था, आज तो फिर भी 100 के 500 के नोट आ रहे थे, बीच में एक बार 10,000 के नोट भी आए थे। तो उस टाइम जब भी ट्रांजैक्शन, मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन 10 लाख की है, या मान लीजिए 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, मान लो 10 लाख की भी ट्रांजैक्शन है, तो क्या बोरी में भर के पैसे नहीं दे के आने पड़ते? भाई बोरी में या बैग में कहीं तो पैसे भर के देने आने पड़ते थे, हाँ या ना? अब वैसी ट्रांजैक्शन साल में हो गई 100 बार। देख पा रहे हो कितनी बल्कीनेस है? मतलब 2 आदमी, तो एक तो पैसा गिनने वाला लगा देना चाहिए था हमें, और एक पैसा बोरी में भर के ट्रांसफर करने वाला लगा देना चाहिए था, हाँ या ना? अब वही पैसा ट्रांसफर का हो रहा है ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, हाँ या ना? यही तो पैसा है जो ट्रेवल हो रहा है। समझ आ रहा है? ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? मतलब पैसा ट्रांसफर करना अपने आप में एक चैलेंज है। कैसे चैलेंज है? पहला सेफ्टी कंसर्न, कोई भी छीन सकता है। दूसरा बल्कीनेस है, फैटीग काम है, जिम्मेदारी वाला काम है, अकाउंटेबिलिटी वाला काम है, मेहनत वाला काम है। समझ आ रही है बातें? सर आजकल तो आरटीजीएस कर देते, एनईएफटी कर देते, इतनी कोई दिक्कत तो आती ही नहीं। बेटे ये टाइम, ये उस टाइम की बातें हैं जब आपके पास बैंकिंग चैनल इतने डेवलप नहीं होते थे, राइट? क्या ये बातें समझ आ गई है? आइए सर, तो सर इसका फिर क्या कुछ ऐसा ऑप्शन या ऐसा कुछ क्या सोचे कि जिससे ये जो दोनों इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, ये जो कैश ट्रांजैक्शन करने के ड्रॉबैक हैं, हम लोग इसे मिटिगेट कर पाए। हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा आप बताइए क्या कर सकते हैं? सोचिए क्या हो सकता है? गोल्ड? बेटे सब्स्टिट्यूट की बात नहीं करेंगे, आइए मैं ही बताता हूं। सर आपने क्या करा, ये पैसा जितनी ट्रांजैक्शन करनी थी वो एक पैसा आपने कहीं डिपॉजिट कर दिया। कहीं डिपॉजिट कर दिया, कैसे सर?
कहीं तिजोरी में रख दिया है, क्या करके? सेफ करके। बेटे तिजोरी जैसा लग रहा है? बेटे आप मान लो ये तिजोरी है, क्या है ये? सेफ। बेटे ये मेरी सबसे बेटर, मतलब बेटर से भी ऊपर बेस्ट ड्राइंग है बेटे। अब इससे ज्यादा बढ़िया मैं ड्राइंग क्लासेस लेनी पड़ेगी मुझे अदरवाइज। तो समझ लो ये है क्या? सेफ। मैंने 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करनी थी, ए ने बी से, ए ने वो पैसा मैंने किसके पास आना था वो पैसा? डी से सी के पास, सी से बी के पास, बी से ए के पास। मैं पहले शायद मेरे ख्याल से ए पैसा ट्रांसफर करके, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, और पैसा ट्रांसफर हो रहा है डी से सी, सी से बी और बी से ए। राइट, पैसा इस तरह ट्रांसफर हो रहा है। बी को क्या लगा? बी क्या कहता है? कहता है कि मैं एक तिजोरी में पैसा रख देता हूं, एक जगह सेव करके रख देता हूं पैसा, किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पैसे को, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को वो बंदा निकाल सकता है, चाहे वो ए निकाल पाए, बी निकाल पाए, सी निकाल पाए, या मैं खुद, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पैसे को निकाल लूंगा। अब ट्रांजैक्शन कैसे होंगी? क्या मैं इस तिजोरी की जो चाबी होगी, क्या मैं उस चाबी के बेस पे कर सकता हूं? हाँ या ना? बेटे चाबी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना देता हूं, चाबी। ओके, ये भी चाबी है बेटे, हिंदी भाषा का शब्द है कि। लो बेटे, लो अब तो खुश हो? हाँ जी। अब इस की के बेस पे अगर ये की डी ने सी को दे दी, तो सी को जरूरत है पैसों की, तो क्या पैसे लेने जा सकता है? सी ने ये की आगे ट्रांसफर कर दी बी के पास, अगर बी को जरूरत है तो वो पैसे लेने जा सकता है? यस सर। अगर बी ने आगे ट्रांसफर कर दी ए के पास ये की, तो क्या ए पैसे लेने जा सकता है? हाँ या ना? ये बातें समझ आ रही हैं? हाँ या ना? इसका मतलब ये है, अगर की को रिप्लेस कर दिया जाए एक कागज के टुकड़े के साथ, अगर की को मतलब चाबी को रिप्लेस कर दिया जाए एक कागज के टुकड़े के साथ, कागज का टुकड़ा मतलब आप उस कागज के बदले कभी भी क्या ले सकते हैं? कैश। पहली कंडीशन, पहला फीचर, उस कागज के टुकड़े के बदले आप उसमें लिखा हुआ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कहीं से, जहां पैसे का पूल क्रिएट किया हुआ है उस पूल के से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये ऐसे ही ट्रांसफर होता रहेगा? यस सर। हाँ या ना? अब की नहीं दे रही, अब क्या ट्रेवल हो रही है? उस वो कागज का टुकड़ा ट्रेवल हो रहा है ना? हाँ या ना? समझ आ रही है? तो क्या हमने जो दोनों फैक्टर पढ़े थे, सेफ्टी और बल्कीनेस, क्या दोनों मिटिगेट हो गए हैं? हाँ या ना? अब जिसको जरूरत है पैसे की वो जाएगा दौड़ते हुए और पैसे ले आएगा। इज दैट ओके? कैन आई से दिस कागज का टुकड़ा इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नहीं सर, अभी हम नहीं कह सकते, हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे क्या होता है। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि अभी मुझे 2 फीचर ऐड करवाने हैं इस कागज के टुकड़े में। पहला फीचर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके बदले कभी भी जिसको जरूरत होगी है जाके क्या ले आएगा? कैश। हाँ या ना? मतलब कैन बी कन्वर्टिबल इन कैश। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा होगा फ्रीली ट्रांसफर, कि डी से सी के पास, सी से बी के पास, बी से ए के पास, और ए से अगर बी ए कहीं आगे उसे ट्रांसफर करना चाहता है तो आगे ट्रांसफर कर दे। हाँ या ना? मैंने अभी तक 2 फीचर बताए, कौन सा? कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको ट्रांसफर किया जाए फ्रीली और जिसके बदले क्या मिल जाए? कैश। हाँ या ना? यहां तक हम पहुंच चुके हैं, 2 ही फीचर बताए हैं। अब सर, तो सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से समझें क्या हम? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट एक्सचेंज करते हैं उसे कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर पेमेंट एक्सचेंज करने का मतलब जनरल आम बोलचाल की भाषा में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे पेमेंट को एक्सचेंज किया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर पेमेंट को एक्सचेंज मतलब जिसके बदले में पेमेंट की जगह वो कागज का टुकड़ा सरका देंगे आगे और सामान मिल जाएगा। कहने का मतलब समझ आ रहा है? हाँ या ना? क्या हम सभी यहां तक पहुंच गए? अब सर इसमें फीचर कौन से होते हैं? 2। सबसे पहले बेसिक फीचर कि जिसको कन्वर्ट किया जा सके तुरंत ही कैश में। दूसरा
कि फ्रीली ट्रांसफर हो जाए, हाँ या ना? ये बात समझ आ गई है? सर ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, और बताओ। ये है कौन? ये है चिंटू। ये है कौन? चिंटी। बेटे आप जानते हैं, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता लगा चिंटू का फीमेल वर्जन ही चिंटी। मैं तो चिंटू ही समझता था। आइए, चिंटू एक शॉप का मालिक है। चिंटू इज अ शॉपकीपर। चिंटू की दुकान है कपड़ों की, और चिंटी को क्या करना है? चिंटू को मान लो बेटे जाना है कहीं, हाँ, चिंटू और चिंटी, चिंटी को कुछ शॉपिंग करनी है तो वो शॉपिंग करने पहुंचती हैं कहाँ? चिंटी के पास। और 1 लाख रुपए के कपड़े, मतलब चिंटू के पास पहुंचती है। चिंटू इज अ शॉपकीपर। चिंटी को 1 लाख रुपए के कपड़े खरीदने हैं। चिंटू ने कपड़े सप्लाई कर दिए हैं, गुड्स दे दिए हैं, कितने के? 1 लाख के, हाँ या ना? चिंटी कहती है कि भैया पेमेंट, हाँ जी। तो चिंटू की शॉप है और चिंटी ने 1 लाख के गुड्स ले लिए, 1 लाख के कपड़े ले लिए हैं। तो चिंटू भैया कहते हैं कि मैडम 1 लाख रुपए का भुगतान कर दीजिए। चिंटी क्या कहती है कि भैया अभी मेरे पास है कितने? 50,000 ओनली। तो 50,000 रुपए ये ले लीजिए, और ये 50,000 बचे हुए बैलेंस, ये 50,000 तो यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं चिंटू के पास, तो 50,000 का मामला निमट गया है। बचे हुए बैलेंस जो 50,000 है, वो 50,000 मैं आपको 15 डेज के बाद दे दूंगी, हाँ या ना? ये बात समझ आया? एग्जांपल समझ आया कि 50,000 तो तुरंत ही ट्रांसफर कर दिए, तो 50,000 के संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं है। बचे हुए जो 50,000 है, बैलेंस 50,000 है, चिंटी ने कहा कि सर मैं आपको 15 दिन बाद ये पैसे दे दूंगी, हाँ या ना? अब चिंटू भैया क्या करते हैं? चिंटू भैया पहुंचते हैं, दौड़ते हैं कि आज वो 15 दिन पूरे हो गए हैं, आज मैं जा रहा हूं पैसे लेने, मेरे बचे हुए 50,000 वापस लेने जा, मतलब बचे हुए 50,000 रिकवर करने जाऊंगा। किससे? अच्छा, चिंटी चिंटी अपनी बुक्स में क्या दिखाएगी चिंटू को? मान लो चिंटी चिंटी बुक्स मेंटेन करती है, अपनी बुक्स में क्या दिखाएगी? डेटर दिखाएगी, क्रेडिटर दिखाएगी, हाँ या ना? कि ये 50,000 मेरे को पे करने हैं, पेबल। और ये चिंटू क्या दिखाएगा? रिसीवेबल, मतलब डेटर्स, हाँ या ना? कि ये 50,000 मुझे चिंटी से रिकवर करने हैं। इस बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक ठीक लगा? सही है, हाँ। तो चिंटू भैया पहुंचते हैं, नहा धो के पहुंच जाते हैं 15 दिन के अंत होने पे चिंटी के पास। चिंटी मैडम कहती हैं कि हाँ जी भैया बताइए। कहता मैडम वो 50,000 रुपए मेरे लौटा दो। कहते कौन से 50,000? क्या मैडम आपने 1 लाख रुपए के मेरे यहां से कपड़े खरीदे थे 15 दिन पहले, 50,000 मुझे भुगतान कर दिए थे उसी वक्त, और 50,000 के लिए प्रॉमिस किया था कितने का? 15 दिन बाद मैं आपको वापस पे कर दूंगी, हाँ या ना? तो भैया मैंने आपको पे कर दिए होंगे। चिंटी का जवाब कि मैंने आपको पे कर दिए होंगे। तो क्या डिस्प्यूट की शुरुआत हो चुकी है? हाँ या ना? क्या चिंटू के 50,000 रुपए के पे क्वेश्चन आ गया है? क्या चिंटू कोर्ट में जा सकता है? चिंटू पहुंचा ना धो के, कहा? कोर्ट में। और जज साहब को बोलने लगा चिल्ला के कि जज साहब मेरे 50,000 रुपए मुझे दिलवा दो। जज साहब कहते हैं बताओ क्या दिक्कत हुई? उन्होंने पूरा केस समझाया कि देखिए जज साहब ये बिल कटा हुआ है क्या 1 लाख का, मुझे 50,000 तो तुरंत ही भुगतान कर दिया था, और 50,000 के लिए बोला था कि मैं ये 50,000 बाकी 15 दिन बाद पे कर दूंगी, बट चिंटी ने ये पैसे नहीं दिए थे। तो जज साहब कहते हैं मैं तुम्हारी बातें कैसे मान लूं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा किसको? सामने वाली पार्टी को, हाँ या ना? इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस सर, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। बेटे पढ़ लिया ना? वेरी गुड। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब चिंटी को सम्मन किया गया, चिंटी को बुलाया गया, चिंटी को कहा कि चिंटी बताओ क्या 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था? चिंटी कहती हाँ जी खरीदा था। कहते कि 50,000 दे दिए थे? हाँ जी उसी टाइम दे दिए थे। फिर बाकी बचे हुए 50,000 दे दिए? मैंने 2 दिन बाद ही भिजवा दिए थे। चिंटी तो यही कहेगी मैंने 2 दिन बाद ही भिजवा दिए थे। फिर जज साहब कहते चिंटू क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि चिंटी ने 50,000 नहीं दिए थे? क्वेश्चन इस बात का है ना कि चिंटी ने 50,000 दिए नहीं, बचे हुए 50,000 दिए या नहीं दिए। तो जज साहब क्या पूछेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है
कि चिंटी ने प्रॉमिस किया था, कुछ लिख के दिया था, कोई साइन करके दिए थे कि मैं ये 50,000 15 दिनों बाद आपको दे दूंगी, क्या कोई प्रूफ है? जज साहब, चिंटू कहेगा हाँ जी जज साहब है प्रूफ, ये है क्या, इनवॉइस। तो जज साहब क्या कहेंगे, बेटे इनवॉइस इज अ नॉट अ प्रूफ ऑफ पेमेंट, पेमेंट का प्रूफ इनवॉइस नहीं है, ये तो प्रूफ है किसका, कि गुड्स खरीदे गए हैं, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि अब प्रोटेक्शन की जरूरत है किसको, चिंटू को। बेटे बंदूकों वाली प्रोटेक्शन नहीं, कागजी कार्रवाई वाली प्रोटेक्शन, हाँ या ना? हाँ जी। सॉरी, देखिए सर एक क्वेरी आई है सर, सीसीटीवी की फुटेज में क्या नोट गिनते हुए दिखाई जाएंगे? मान लीजिए कैमरा ही नहीं लगे हुए हैं, मान लीजिए चिंटू एक छोटा दुकानदार है बेचारा, उसने कैमरे का खर्चा नहीं किया है, फिर? और हो सकता है कैमरे लगे हो लेकिन वॉइस वाले कैमरे ना लगे हो, कोई जरूरी है? बेटे केस टू केस, क्या चिंटू को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? यस सर, चिंटू के राइट प्रोटेक्शन, राइट्स को प्रोटेक्ट करने की अवश्य ही आवश्यकता है। अगर आप चिंटू भैया की जगह होते, क्या आपके 50,000 रुपए का नुकसान नहीं होता? होता सर, हाँ या ना? अगर चिंटू भैया उससे रिटर्न में कागज के टुकड़े पे लिखवा लेते कि चिंटी 50,000 रुपए 15 दिन बाद पे करेगी, तो क्या इस बात का प्रूफ हो जाता? यस सर। क्या इस बात को जज साहब मान लेते? यस सर। क्या जज साहब चिंटू के फेवर में डिसाइड कर देते? यस सर, हाँ या ना? इसका मतलब है सेफ्टी किसकी, शॉपकीपर्स की। सेफ्टी किसकी, जिसको पेमेंट मिलनी है, जिसको पेमेंट मिलनी है उसके राइट्स की सेफ्टी के लिए इस कागज के टुकड़े को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। वो लिखे कहां है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए जब ओरल था, जब कोई प्रूफ नहीं था, इसका मतलब है कुछ राइट में रिटर्न में होना चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो गवर्न करते हो, क्या जो राइट प्रोटेक्शन करते हो, जो कानून बताते हो, किसके लिए, मेकर के लिए भी, और मतलब चिंटू के लिए भी और चिंटी के लिए भी, हाँ या ना? कि चिंटी ऐसे नहीं लिखेगी, चिंटी साइन करेगी, चिंटी इस तरह के कागज पे लिखेगी, चिंटी को डेट भी डालनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर चिंटू को साइन करने हैं या नहीं करने, चिंटू को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो उसकी आवश्यकता है, वो बनाएगा कौन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो बताएगा कौन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, राइट? ये बात समझ आई है कि पहला रीजन कि सर जब भी हमें बिजनेस करना हो, ट्रेड एंड कॉमर्स की बातचीत आएगी, उस ट्रेड एंड कॉमर्स में जितनी प्रैक्टिस चल रही है गुड्स खरीदने बेचने की और सेटलमेंट करने की, उन ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ है। इजी करने के लिए कैसे? जैसे क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, उस क्रेडिट की नोटिंग की जानी चाहिए, हाँ या ना? दूसरा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रूफ, एज ए प्रूफ भी काम करेगी। अगर आप इसे रिटर्न में लेते हैं तो एज ए प्रूफ भी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो दैट्स व्हाई द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये बातें यहां तक इंट्रोडक्शन समझ आया है, हाँ या ना? क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर, बोलो यस सर। बेटे एक्ट का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, हाँ या ना? सर व्हाट डू यू मीन बाय द नेगोशिएबल? नेगोशिएबल का मतलब होता है क्या? रेज योर हैंड, अपने आप से बताएं। बेटे सोचने की शक्ति, दिमाग की कोशिकाएं क्या करें? डेवलप, सेल्स को डेवलप करना है, फाउंडेशन है ना? तो सोचने की शक्ति कौन डेवलप करेगा बेटे? कोई बात नहीं, अगर मेरी सोचने की शक्ति से आप लोग पास हो रहे हो तो वेरी गुड।
वट डू मीन बाय दी वट आर यू, मतलब ये आप समझ क्या रहे? नेगोशिएबल क्या होता होगा? सेटलमेंट करना। बेटे मैं गया छोले भटूरे की रेडी पे, अरे कौन सा था वो? नागपाल छोले। बेटे मुझे लग रहा है मुझे ना उससे चार्ज करना चाहिए कि एक क्लास में 10 बार नागपाल बोलने पे एक नागपाल बोलने में 500 रुपए, तो 10 बार नागपाल बोलने में 5,000, दिन की एक्स्ट्रा इनकम। बेटे क्या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए? मैंने कहा उसे कि मैं आपकी बिना कुछ हमारा एग्रीमेंट हुए मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। नहीं, कमीशन इज अ वेरी बैड वर्ड यार। आइए, अरे यहां ध्यान दीजिए। मैं गया नागपाल छोले भटूरे खाने। मान लीजिए उसकी छोले भटूरे की प्लेट कितने की? मान लीजिए 100 रुपए की। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ नहीं आया? हाँ, नेगोशिएबल में छोले भटूरे आ रहे बेटे। नेगोशिएबल का मतलब समझाने के लिए ही बता रहा हूं, छोले भटूरे का मतलब। आइए, अरे बेटे ना, एक तो ना डिस्ट्रैक्ट मत किया कीजिए, मतलब कहने का मतलब अच्छी बात है, समझ आ जाएगा इजीली, वरना मेरे को 1 सेकंड लगेंगे बताने में जिसके बेस पे नेगोशिएट किया जा सके। रीजन है, उत्तर है ये। अब यही बातचीत मैं समझा रहा था किसी एग्जाम्पल के थ्रू, आप कहेंगे तो मैं एग्जाम्पल लेने कम कर दूंगा। मैं गया कहा? नागपाल छोले भटूरे के पास। मुझे क्या खाने थे? मुझे एक लस्सी का गिलास पीना था और एक प्लेट छोले भटूरे खाने थे। ओके, और दोनों का कुल मिला के प्राइस था 180। तो क्या नागपाल छोले भटूरे वाला मुझसे 180 रुपए मांगेगा? मैंने उसे कड़क कड़क नोट दिखाए, 50 रुपए के 3 नोट दिखाए। मैंने कहा 150 ट्रांजैक्शन करनी है तो ओके, नहीं तो ओके। मतलब कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ मात्र 150 रुपीज दूंगा। तो नागपाल छोले भटूरे वाला कहता है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बड़े ही महान व्यक्ति हैं, आपसे 150 रुपए लेना भी बहुत ही अच्छी बात होती है, आप 150 रुपए दे दीजिए। क्या मैंने मोल भाव कर लिया है? क्या मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है? क्या मैंने उससे नेगोशिएट कर लिया है? यस सर। मतलब नेगोशिएबल, जिसके बेस पे नेगोशिएट किया जा सके। अभी जब मैंने उसे 50-50 के 3 नोट दिखाए, मैंने किसके बेस पे नेगोशिएट किया? उन 150 रुपीज के बेस पे। जब 150 रुपीज को रिप्लेस कर दो, मैं अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बेस पे नेगोशिएट करने जाऊंगा, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाएगा? नेगोशिएबल। ये बात समझ आ रही है? ये तो हो गया नेगोशिएबल का मतलब, जिसके बेस पे नेगोशिएट किया जा सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हियर? इंस्ट्रूमेंट सर, इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे हम बजाते हैं क्या? गिटार। जैसे हम बजाते हैं क्या? तबला। जैसे हम पियानो बजाते हैं ना बेटे? बताइए बेटे, फिर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है क्या? अच्छा, ये कोई चीजें नोट कर रहा है क्या? कोई प्राणी, कोई मेरा संगी साथी? नेगोशिएट किया जा सके, नेगोशिएट जिसके बेस पर, एक मिनट, किया जा सके। सर एक क्वेरी आई है कि सर क्या ये नोट करना है? सर आपकी हार्दिक इच्छा है, हालांकि ये चीजें समझाने के तौर पे मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। किसी छात्र को लगता है कि नोट किया जाना चाहिए तो नोट किया जाना चाहिए। इज दैट ओके? वो अब आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसे ही माफिक समझ आ रहा है, मक्खन की तरह समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, आज से 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 महीने बाद, 15 दिन बाद, माई मिस्टेक, माई बैड, 15 दिन बाद रिवाइज करने बैठेंगे। हाँ जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रूमेंट? जी। नेगोशिएट का मतलब सेटलमेंट है? नहीं, किसने कहा? बेटे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने 150 रुपए, 50-50 रुपए के 3 नोट दिखाए थे, नेगोशिएट कर लिया, मतलब ट्रांजैक्शन कर ली, उसके बेस पे 150 रुपीज के बेस पे छोले भटूरे और लस्सी का गिलास खरीद लिया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब नेगोशिएबल होने के लिए उस 150 रुपीज को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताओ? इंस्ट्रूमेंट का मतलब सर पहला कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होता है, हाँ या ना? बेटे इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, कागज का टुकड़ा,
सर लेकिन कागज के टुकड़े से बात नहीं बनेगी, यहां क्या चलेगा? लीगल पेपर, हाँ या ना? सर व्हाट डू यू मीन बाय द एक्ट? एक्ट का मतलब है क्या? कानून। बेटे अंधा कानून, एक मूवी आई थी ना अंधा कानून, बहुत पुरानी मूवी है। बेटे एक्ट का मतलब क्या है? कानून। कानून मतलब लो, लो मतलब लो मतलब कानून, कानून मतलब लो। यही हमारा घर तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारा घर हमारे घर के सामने, हम दोनों घर आमने सामने। बेटे आपको पता है प्रोसीजर कि प्रपोजल या ड्राफ्ट एक कानून कैसे बनता है? कोई बात नहीं, नहीं अगर पता है तो भी थोड़ी देर में नहीं, सॉरी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आ जाएगा। सर कानून भारतवर्ष में कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? अरे छोड़ो, मैं ना कौन भारत का संविधान नहीं पढ़ा ना, पार्लियामेंट का मतलब तो बाद में समझा दूंगा। हाँ जी, भारतवर्ष में कानून कौन बनाता है? सर भारत, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? डेमोक्रेटिक का मतलब लोक का तंत्र, लोकतंत्र मतलब रूल बाय दी पीपल। सर रूल बाय दी पीपल के बारे में वो बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। आप जब इलेक्शन होते हैं, अपने नुमाइंदों को, अपने चुने हुए लोगों को पार्लियामेंट भेजते हैं रूल करने के लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि पीपल, पर्संस, लोग, आम जनता ही चुनाव करती है किसका? सरकार का। मेरी बात समझ पा रहे? दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ या ना? तो इंडिया में कानून बनाता है कौन? अच्छा, इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट? फेडरल। बेटे मतलब भी बता दो फेडरल का। सॉरी, मल्टीपल लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत जवाब। पावर, डिवीजन ऑफ पावर। कहने का मतलब गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, द वेरी मल्टीपल लेवल एंड द टू लेवल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल लेवल एंड द टू लेवल्स। सबसे पहला लेवल, अरे बातचीत नहीं, पहला लेवल पार्लियामेंट, दूसरा लेवल स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये समझो, पहली गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी गवर्नमेंट कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो किसके थ्रू बनाएगी? पार्लियामेंट के थ्रू। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है तो किसके थ्रू बनाती है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, हाँ या ना? पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ। और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को क्या कहा जाता है? एमएलए, हाँ या ना? एमएलसी के बारे में सुना है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी किसी स्टेट में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम संविधान नहीं पढ़ने आए हुए, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये एक्ट की बातचीत आ गई तो मुझे लगा बता दे। और जैसे आपने बजट देखा है कि बजट जब कैबिनेट मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में वो पास होता है। उन दोनों हाउसेस से पास होने के बाद कहां चला जाता है? पार्लियामेंट, सॉरी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट से कंसेंट लेने के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट कंसेंट देते हैं उस पे, तो वो बिल, वो ड्राफ्ट, वो प्रपोजल बन जाता है क्या? कानून। इज दैट ओके? समझ आ रही है या नहीं? तो कानून बन जाता है और उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में उसे पब्लिश कर दिया जाता है। तो एक्ट से समझ आ गया है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बेस पे पेमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? जिसके थ्रू, जिसके बेस पे पेमेंट एक्सचेंज हो रही है, दैट विल बी नोन एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या हम आगे चल सकते हैं? इतना समझ आया है? सर नेगोशिएबल के मतलब में किसी को डिफरेंट, मतलब किसी को मतलब ना समझ आया हो, नेगोशिएबल या इंस्ट्रूमेंट या एक्ट के वर्ड के मतलब में कुछ डिस्कस करना हो, कुछ बातचीत करनी हो, कुछ ना समझ आया हो तो बताइए प्लीज।
नेगोशिएट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट नेगोशिएट का मतलब क्या होता नेगोशिएट। सर कहां चले बताओ? नागपाल छोले भटूरे वाले पास चले? आइए नागपाल। मिस्टर मिस्टर बी, मान लीजिए बलविंदर जी जाते हैं कहां? अरे एग्जाम सपोज कर लो किसी का नाम बलविंदर है, वो नहीं जा सकता? जा सकता है सर। बलविंदर जी कहां जाते हैं? नागपाल छोले भटूरे वाले के पास, और कहते हैं कि सर मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। उन्होंने कहा 100 रुपए। बलविंदर जी कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो क्या छोले भटूरे की प्लेट उन्हें दी जाएगी? क्या नेगोशिएशन हो गया? क्या ट्रांसफर हो गए पैसे? छोले भटूरे ट्रांसफर नहीं हुए? नहीं हुए ना? हाँ या ना? अगर बलविंदर जी कहते हैं कि 50 रुपए अभी ले लीजिए, बचे हुए 50 रुपए मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं 15 दिन बाद आपको पे कर दूंगा, क्या इस बेस पे वो नेगोशिएट कर सकते हैं? वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? वो गुड्स खरीद सकते हैं? हाँ या ना? नेगोशिएट मतलब ट्रांजैक्शन करना, गुड्स खरीद लेना, मतलब आगे ट्रांसफर करना उसको। आपसे जब आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसे और गुड्स खरीद रहे हैं, तो 50 रुपए का नोट प्लस वो जो लेटर लिख रहे हैं, प्यार भरा पत्र, वो वहां हैंडओवर करना पड़ेगा और गुड्स छोले भटूरे की प्लेट लेनी पड़ेगी। इज दैट ओके? क्या नेगोशिएट का मतलब समझ आ गया है? क्या हम आगे चल सकते हैं? आइए लिखिए फिर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्लीज राइट इट डाउन। बेटे राइटिंग समझ आ रही है आप लोगों को? क्या आप सबने लिख लिया है? लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। क्या सबने नोट कर लिया है? सर नोट तो कर लिया लेकिन समझ नहीं आया, आखिरी के तो 3 शब्द हैं, ये समझ आने ही बंद हो गए, आपने बताया ही नहीं ऐसे। आइए मैं पढ़वाता हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, कहता है एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लीगल पेपर का डॉक्यूमेंट होता है, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब जो मेरे से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवें के पास, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डिलीवरी। पहले डिलीवरी का मतलब समझ लें, हाँ या ना? बेटे जब मैंने छोले भटूरे खरीदे थे, तो जब मैंने उसे 100 का नोट दिया था या 150 रुपए का नोट, जब नोट दिए थे जब 150 के, तो क्या 150 रुपए डिलीवर हो गए थे सामने वाली पार्टी को? क्या जब बलविंदर जी ने 50 रुपए का नोट दिया था और 50 रुपए के लिए लिखा था कि मैं ये पैसे 15 दिन बाद दे दूंगा, तो 50 रुपए तो करेंसी चली गई, 50 रुपए का नोट चला गया, 50 रुपए का इंस्ट्रूमेंट चला गया, 50 रुपए का डॉक्यूमेंट चला गया। यही डॉक्यूमेंट क्या मैं बना के अपने पास रख लूं और कह दूं नेगोशिएट हो गया, ऐसी बात करूंगा मैं? तो सामने वाले को वो हजम ही नहीं होगी बात। अगर हम वो इंस्ट्रूमेंट बना के अपने पास ही रख लेंगे तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट होगा? नहीं सर, वो जब तक सामने वाले छोले भटूरे के पास वाले के पास जाएगा नहीं, तब तक वो छोले भटूरे की प्लेट हमें देगा नहीं। हाँ या ना? इसका मतलब है ये नेगोशिएट होगा बाय दी डिलीवरी। इज दैट ओके? कि जब तक हम उस इंस्ट्रूमेंट को डिलीवरी नहीं करेंगे, तब तक वो नेगोशिएट नहीं होगा। हाँ या ना?
सर दूसरा शब्द है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये शब्द कर लीजिए पार्क, मैं समझाऊंगा एक कल की या नेक्स्ट क्लास में, राइट। आइए चले आगे। सर हमने ये तो समझ लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, किसके थ्रू? बाय डिलीवरी। अभी तक डिलीवरी तक समझाया तो डिलीवरी तक समझ लेते हैं। देन सर इसके फीचर क्या क्या होते होंगे? सर पहला तो फीचर तो यही सर, ये होता है क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल, हाँ या ना? फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, जितने मर्जी ट्रांसफर कर लो, हाँ या ना? समझ आ रही है बातचीत? इज दैट ओके? दूसरा कैन बी, बेटे जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेबल इन, और क्या होता होगा? सर ये लिखित में होता है? यस सर, बिना लिखित तो होता ही नहीं। याद कीजिए प्रोटेक्शन किसके, राइट किसके प्रोटेक्ट करने थे? पेई के। अगर पेई प्रूफ ही नहीं दे पाया, अगर प्रूफ ही नहीं दे पाया तो क्या उसके राइट प्रोटेक्ट हो जाएंगे? नो सर। तो इस वजह से जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे लिखित में बनेंगे, ओरल प्रोमिस नहीं होंगे, हाँ या ना? ये डॉक्यूमेंट होगा राइटिंग में, हाँ या ना? अब मिस्टर बलविंदर सिंह ने क्या करा? मिस्टर बलविंदर सिंह ने करा है, आई प्रोमिस टू पे ₹50, 50 बचे हुए थे ना बलविंदर जी, 50 टू मिस्टर नागपाल आफ्टर 15 डेज। मिस्टर बलविंदर ने छोले भटूरे के चक्कर में एक प्रोमिसरी, एक नोट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख डाला और कह दिया आई प्रोमिस टू पे, मैं वादा करता हूं पे करने का। कितने रुपए? 50 रुपए। किसको? नागपाल को। कितने दिन बाद? 15 दिनों बाद। क्या ये जो नेगोशिएबल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या मिस्टर नागपाल छोले भटूरे वाले एक्सेप्ट कर लेंगे? यस सर? नो सर? काहे नहीं करेंगे? नो सर वाले हाथ खड़ा करें प्लीज। बेटे नो सर वाले, यस सर वाले। इसको एनालिसिस कीजिए और बताइए क्या ये वैध है? इज इट अ लेजिटिमेट? इज इट अ वैलिड थिंग? रीजन बताओ। क्या नहीं है? बेटे मान लो लीगल पेपर है, साइन नहीं है, हाँ या ना? भाई बिना साइन के क्या छोले भटूरे वाला मान जाएगा? ऐसे तो मैं भी लिख के दे देता हूं, 1 करोड़ की मतलब फरारी ले आता हूं घर पे, लिख के दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, साइन नहीं करता, मैं बाध्य हुआ ही नहीं, हाँ या ना? साइन करना मैंडेटरी है या नहीं? आइए थर्ड, साइंड। ये बात समझ आ रही है कि इट मस्ट बी साइंड। वो किसके होंगे, कब होंगे, किस तरह होंगे, बातचीत कर लेंगे स्पेसिफिक नोट में, हाँ या ना? अभी ये होना चाहिए साइन। अब हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, ए के होंगे, बी के होंगे, कौन करेगा भाई साइन? लिख के देने वाला करेगा या पैसे जिसको लेने हैं वो करेगा? बेटे चर्चा कर लेंगे रिस्पेक्टिव, जब नोट की बात करेंगे हम वहां चर्चा कर लेंगे। अभी ये समझो कि साइन होगी बस, ठीक है। देन फोर्थ क्या होगी? सोचो सोचो, और क्या होगी? सर इसने क्या लिखा है? प्रोमिस, मतलब वादा किया है ना बलविंदर जी ने, तो होगा क्या? प्रोमिस। या फिर बलविंदर जी कहते हैं किसी थर्ड पार्टी को मेरे ब्याह पे ये पैसे उसको दे देना, तो हो सकता है ऑर्डर टू पे हो, हाँ या ना? कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस तरह की बात करेंगे, प्रोमिस करेंगे या ऑर्डर टू पे करेंगे, हाँ या ना? देन फिफ्थ, सर कंडीशन लगा दे तो फिर? बेटे कंडीशन ना, मैंने अभी सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझाया है, कंडीशन की चर्चा मैं कर लूंगा बाद में। उस टाइम मैं ही पूछूंगा कंडीशन बताओ, ये कंडीशन लगी हुई है वैलिड है या नहीं है, तब मुझे याद दिलाना, मैं जनता से पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? अभी सिर्फ नेगोशिएबल छत की बातचीत कर रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने बेसमेंट बनाना भी शुरू नहीं किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? आइए फिफ्थ पॉइंट क्या होता होगा?
सर ये सिर्फ पैसे की बात करेगा? क्या इन्होंने पैसे का प्रॉमिस किया है? यस सर, हाँ या ना? कि सर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे का प्रॉमिस किया हुआ है, पैसे का ही मामला डील करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज दैट ओके? 6th पॉइंट कि सर ये डिलीवरी भी बहुत जरूरी है, कि जब तक डिलीवरी होगी नहीं तब तक नेगोशिएशन होगा नहीं। इज दैट ओके? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफर, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी बाय डिलीवरी। मैंने डिलीवरी तक ही समझाया, तो बाय डिलीवरी। उसके 6 फीचर, पहला फ्रीली ट्रांसफरेबल, दूसरा राइटिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इज दैट ओके? डिलीवरी मतलब जैसे बलविंदर जी ने वो नोट लिख लिया, साइन भी कर दिया, लेकिन अपने पास ही रख दिया, क्या उसके बेस पे नेगोशिएट हो जाएगा? जब तक नागपाल वालों को दोगे नहीं ये नोट, तो डिलीवर, इस नोट को डिलीवर तब तक नहीं करोगे जब तक छोले भटूरे तो मिलेंगे ना। वो सर अभी तक हमने ये समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी बाय डिलीवरी, राइट? देन उसके बाद उसके 6 फीचर पढ़े। सर ये तो समझ आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी तरह के होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह के टाइप के होते हैं? सर पहला टाइप इज प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक, चौथा पांचवा, छठा, एक्सेट्रा। सर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये 3 ही हमारे सिलेबस में है, हम सिर्फ कवर करेंगे इतना। सर हुंडी क्या होती है? ट्रेजरी बिल क्या होता है? रेलवे रिसीट्स क्या होती हैं? रेलवे रिसीट्स को भी कुछ हद तक क्या कहा जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल, टी बिल्स कहा जाता है इन्हें। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बिल्स इश्यू करती हैं और उसके बदले में पैसे ले लेती हैं, और भविष्य में ये लिख के देते हैं कि हम 2 साल, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, 6 महीने बाद आपको इतने पैसे इतने इंटरेस्ट के बाद पे कर देंगे। तो टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट? देन सर हुंडी क्या होती है? ऐसे बिल जो लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हो उन्हें कहा जाता है क्या? हुंडी। सर हुंडी भी क्या डिफरेंट टाइप की होती है? यस सर। जैसे जोखमी हुंडी, शाहजोग हुंडी, नामजोग हुंडी, नाम सुने हैं बेटे ऐसे? तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। दर्शनी हुंडी, नामजोग हुंडी, शाहजोग हुंडी, जोखमी हुंडी। सर दर्शनी हुंडी क्या होती है? जस्ट मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, ऐसी हुंडी जिसे दर्शन करवा के तुरंत पेमेंट मिल जाए। नामजोग हुंडी जिसमें पेई का नाम लिखा हो। शाहजोग हुंडी जिसमें पेई का नाम लिखा हो लेकिन पेई कोई साहूकार हो, कोई बड़े लेवल का व्यक्ति हो। जोखमी हुंडी जिसमें ऐसी बातचीत लिखा हो, पेमेंट करूंगा लेकिन गुड्स पहुंचने के बाद। इस तरह क्यों कि जोखिम उठाने वाली हुंडी। तो हुंडी भी बहुत तरह की होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सर रेलवे रिसीट्स भी बहुत तरह की होती है। अब कुछ रिसीट्स को ही कहा जाता है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हार्बर, बिल ऑफ लैंडिंग ही होता है मैडम। बिल ऑफ लैंडिंग के अलग वो फीचर्स हैं। बिल ऑफ लैंडिंग बेसिकली क्या होता है बेटे? ये आपके आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। बिल ऑफ लैंडिंग होता है क्या? जब हमारे पास हम कोई बाहर दूसरे देश से कुछ सामान मंगवा रहे हैं और वो सामान आ रहा है किसके थ्रू? शिप के थ्रू। तो सामने वाला हमें लिख के देता है कि मैं आपका माल इसको हैंड ओवर कर रहा हूं, ये फलाना 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 इंसान आपसे ये माल ले सकता है। उसकी कॉपी बनती है 3।
एक मेरे पास रहती है, मतलब बायर के पास, एक सेलर के पास, और एक उसके शिप के साथ ट्रेवल होती है। तब उस कॉपी को बिल ऑफ लेडिंग जिसने गुड्स छुड़वाने हैं वो पेमेंट करता है और बिल ऑफ लेडिंग दिखाता है और गुड्स निकाल लेता है, राइट। तो वो अलग बातचीत है, उसके फीचर्स अलग हैं। वहां गुड्स लेने की बातचीत है, राइट। वहां पे माल सेल तो हो चुका, लेकिन वहां पे जो शिप का किराया है वो कौन देगा, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं, तो हम उसको बीच में नहीं लेके आते, वो अलग ही सेपरेट थिंग है, तो अलग रखेंगे, अलग डिस्कस कर लेंगे। देन आइए, क्या हम अब शुरुआत कर सकते हैं हमारे सिलेबस की? बोलो यस सर। आइए बेटे, चलते हैं कहां? सर घूमने चलते हैं, आज बहुत दिन हो गए हैं बेटे, आज मैं आपको शॉपिंग कराना चाहता हूं। बोलो बेटे थैंक यू। चिंटू चिंटी रहूं या एग्जाम्पल में कोई और चेंज करूं? चिंटू चिंटी से वाकिफ हो? ये है चिंटू राम और ये है कौन है? चिंटी मैडम। ओके, इन्होंने गुड्स ट्रांसफर कर दिए किसको? चिंटू चिंटू ने चिंटी को गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं और चिंटी कहती है कि मैं पैसे 15 दिन बाद पे कर दूंगी। तो चिंटू भैया पिछले सबक से समझदार हो गए थे, उन्होंने कहा ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, मुझे क्या करो, लिख के दो, आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख आफ्टर 10 days टू मिस्टर चिंटू। हाँ या ना? क्या क्या ये बात ओरल हो सकती थी? नहीं सर, ओरल में तो आप किसी के राइट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात बिना साइनिंग के हो सकती थी? तो सर बिना साइन के आप अपने राइट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, इस इंस्ट्रूमेंट का कोई भी वैलिडेशन रहेगा ही नहीं, तो भी ये बात जायज नहीं थी। हाँ या ना? तो चिंटी ने क्या किया? चिंटी ने ये एक लेटर लिखा और उस पर मार दिए साइन, और हैंडओवर किसको कर दिया? ये चिंटू भैया को। लेटर का मालिक कौन? चिंटू भैया। इज दैट ओके? चिंटी ने ये प्रॉमिस करके 1 लाख रुपए के गुड्स अपने घर ले गई थी, और चिंटू भैया ना धो के तैयार हो जाते हैं 15 दिन के बाद चिंटी से पैसे लेने। हाँ या ना? चिंटी के पास पहुंचते कहते हैं चिंटी मैडम 1 लाख रुपए दे दीजिए। ये लिखा हुआ आपका ही नोट है कि 15 दिन के बाद, सॉरी 10 दिन के बाद मैं 1 लाख रुपए चिंटू को दे दूंगी, तो अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं, आप ये पैसे दे दीजिए। चिंटी कहती है आप कौन? क्या चिंटी कह सकती है? बोलो यस सर। चिंटी ने कहा आप कौन है? तो चिंटू कहेगा मैं आपको कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा। चिंटी कहती है बहुत देखे हैं चिंटू भैया आप जैसे बंदे, मेरा तो काम धंधा ही यही है मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही ठगा है। चिंटू भैया कहां जाते हैं? चिंटू भैया रोते रोते पहुंचते हैं कहां? कोर्ट में। जज साहब को दिखाते हैं कि जज साहब मेरा 1 लाख रुपया चिंटी ने नहीं दिया है, कृपया मेरा 1 लाख रुपया दिलवा दीजिए। चिंटू से जज साहब पूछते हैं बेटे क्या आपके पास कोई प्रूफ है? चिंटू कहता है हाँ जी जज साहब, पिछली बार आया था तो आपको सिर्फ बिल दिखाया था, इनवॉइस दिखाया था, अब की बार मेरे पास लेटर भी है, अब की बार मेरे पास वो प्यार भरा निमंत्रण, सॉरी प्यार भरा प्रॉमिस भी लिखा हुआ है। हाँ या ना? बेटे मुझे यार वो स्नेह भरा निमंत्रण भेजा है, वो ऐसी कुछ ना कहानियां याद आ गई थी, तो वहां से लिंक कर गया था मैं। तो डोंट मतलब घूमना नहीं है, वापस यहीं पे आना है। तो जज साहब ने कहा दिखाइए मुझे वो लेटर जो चिंटी ने आपको लिख के दिया है। चिंटी ने लिख के दिया आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख आफ्टर 10 days टू मिस्टर चिंटू। जज साहब ये पैसे मुझे पे नहीं हुए हैं और चिंटी पैसे नहीं दे रही है। जज साहब ने चिंटी को बुलाया, चिंटी से पूछा बताओ पैसे का क्या स्टेटस है, क्या आपने पैसे देने हैं? चिंटी ने कहा मैंने तो पैसे 5 दिन पहले ही दे दिए हैं। क्या चिंटी ये कह सकती है? यस सर कह तो सकती है।
फिर चिंटू भैया थोड़े समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने समझाया कि सर अगर चिंटी ने ये पैसे 1 लाख रुपए मुझे दे दिए होते तो ये जो नोट है चिंटी वापस घर नहीं ले जाती, हाँ या ना? अब बच्चे कह रहे हैं सर समझ आना हो गया है बंद, समझाओ। बेटे आपने चेक देखा है? मान लीजिए आपके नाम का, आपने मुझे चेक दे दिया 5 करोड़ का, अमनजीत सर के नाम का चेक काट दिया है 5 करोड़ का, तो मैं भाग के कहां जाऊंगा? बैंक जाऊंगा चेक डिपॉजिट कराने, हाँ या ना? मैं डिपॉजिट भी नहीं कराऊंगा, मैं काउंटर पे खड़े होकर उसे उसी वक्त क्लियर करवाऊंगा। 5 करोड़ मोटी अमाउंट है, बाद में आप लोगों ने निरस्त कर दिया तो उस चेक को, हाँ या ना? तो मैंने काउंटर पे वो चेक दिया, उन्होंने आपके अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकाल के ट्रांसफर कर दिए, तो क्या मुझसे चेक ले लिया गया? तो अगर ये पैसे चिंटू को मिल गए होते तो क्या चिंटी 1 लाख रुपए ये नोट वापस ले लेती? यस सर। तो ये नोट चिंटू के पास नहीं मिलता। अगर चिंटी की जगह आप होते, आप भी तो यही कहते कि भैया 1 लाख रुपए तो दे रहे हैं लेकिन नोट तो वापस कर दो, कल को दोबारा आप आगे मांगने तो मैं किसको बताऊंगी, कि मैं कैसे बताऊंगी कि मैंने दे दिया, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? इज इट अ वैलिड इंस्टेंस? यस सर, वैलिड है। आप इसकी जगह होते आप भी यही कहते कि मैं 1 लाख रुपए भले ही दे रहा हूं लेकिन मुझे मेरा नोट वापस तो कर दो, कल को बाद में आप दोबारा से मुझ पे केस कर दो या मुझे ये कहीं हरास करे कि आपने पैसा नहीं दिया था। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? तो जज साहब कहते हैं बात तो चिंटू भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर चिंटी ने, मैडम ने पैसे दे दिए होते तो ये नोट चिंटी के पास होता, चिंटू के पास नहीं होता। फिर जज साहब ने इस नोट को गौर से देखा। जज साहब ने कहा मेरे पास आए क्यों हो सर? चिंटू ने जवाब दिया। चिंटू कहता है कि सर मैंने अभी अभी अमनजीत सर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है, मैंने ये समझा है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल के अंदर आते हैं और इन्हें कोर्ट इन्फोर्स कराता है, कोर्ट एप्लीकेबल कराता है अगर किसी के राइट का हनन हो रहा है। सर हनन क्या होता है? वोइलेशन बेटे। अगर किसी के राइट का हो रहा है क्या? वोइलेशन, तो कोर्ट आता है बीच में, कोर्ट बताता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। किसको? जिसको पैसे लेने होते हैं, हाँ या ना? तो मुझे मेरा पैसा दिलवा दो, हाँ या ना? जज साहब कहते हैं ये कागज तो है प्लेन कॉपी का कागज, कॉपी जो बेटे आपकी नोटबुक होती है उस नोटबुक का नहीं होती, उस नोटबुक का कागज है ये। ऐसे तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं और आपस में लेन देन कर सकते हैं। इज इट अ वैलिड थिंग? सर वैलिड तो है ही नहीं, हाँ या ना? चिंटू सोच में पड़ गए। चिंटू कहते सर वैलिड का मतलब, ये तो ठीक है मैं मान गया ये नोटबुक का कागज है, तो इसका मतलब सर फिर? जज साहब ने समझाया कि बेटे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिखे जाते हैं तो स्टाम्प पेपर पे लिखे जाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद लिखे जाते हैं, स्टाम्प्ड होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? सर यहां से आनी हो गई है बंद समझ। आप बेटे कहीं चिट्ठी या कोई संदेश देने डाकघर गए हो? बेटे डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस, क्या आप कभी गए हैं? बेटे वो जो इंस्टीट्यूट चिट्ठियां भेज रहा है आजकल, वो पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट से आती हैं या आजकल ऑनलाइन आ रही है? बेटे मेरे वक्त में चिट्ठियां पोस्ट से आती थी, जैसे मेरा मेंबरशिप नंबर जो है वो पोस्ट से आया हुआ है, और वो दूसरे वाले आजकल तो प्रिंट आउट है ना नॉर्मल, वो दूसरे इंकजेट प्रिंटर से टाइप्ड है वो। अब वो उससे वो इतना बड़ा प्रिंटर होता है, वो टर 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 करके चलता है और फिर उसमें कागज फंसाते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट होके आता है, और वो पोस्ट से आता था पहले। मेरे टाइम में पोस्ट वाली सुविधा थी, तो लेटर मैंने संभाल के रखा हुआ है। अब वो इतना संभाल के रखा हुआ है पता नहीं मिलता नहीं रहा, कहाँ मिल गया, मतलब रखा हुआ है संभाल के, इतना मैं श्योर हूं। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं कोई लेटर कोरियर कराने या कोई लेटर स्पीड पोस्ट करवाने, तो आपसे पोस्ट ऑफिस वाला क्या पूछता है? कहता है कि भैया कहाँ भेजनी है? आपने कहा जी चेन्नई भेजनी है, तो कहेगा भैया 90 रुपए की टिकट लगेगी, 90 रुपए की स्टाम्प लगेगी इस पे। तो आपने उसे 90 रुपए पे करिए और उसने आपको एक स्टाम्प दे दी और गम दे दिया, उस स्टाम्प को आपने गम लगा के उस पर चिपका दिया, हाँ या ना? क्या ये वैलिड ट्रैवल के लिए पोस्ट वैलिड हो गई है? यस सर। इज दैट ओके? सर ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे है, ये स्टाम्प वाली बात तो समझ आ गई है, लेकिन स्टाम्प से कई बार ना हमें ये समझ आ रहा है कि सीए वाली मोहर। बेटे सीए वाली मोहर नहीं है,
सीए वाली तो स्टाम्प होती है वो वाली बात नहीं है, ये स्टाम्प है कौन सी, एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट। सर थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए। मान लीजिए मैंने एक 5 करोड़ का विला खरीद लिया, कहां, गुड़गांव में। गुड़गांव वाली पार्टी कहां बैठी है, गायब होगी, पीछे बैठी है। अच्छा, 5 करोड़ का बेटे विला खरीद लिया है मैंने, और हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी चल रही है 7% की, तो मुझे कितनी स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? 5 करोड़ इंटू 7% कितने, 35 लाख की। मुझे 35 लाख के स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे। और स्टाम्प पेपर भी 2 तरह के होते हैं, एक जुडिशियल, एक नॉन जुडिशियल। जुडिशियल जो कोर्ट की कार्रवाई में काम आते हैं, नॉन जुडिशियल जिसपे एग्रीमेंट होता है। मेरी बात, जैसे रेंट एग्रीमेंट आप लिखवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवाते हैं, वो नॉन जुडिशियल पे लिखवाते हैं, और कोर्ट की काम में कार्रवाई में जो काम होता है वो जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है, और दोनों ही गवर्नड होते हैं बाय द इंडियन स्टाम्प एक्ट। और जैसे मान लीजिए मुझे वो प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने 5 करोड़ पे कर दिए, अब मैं उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे कराऊंगा? मुझे 35 लाख के स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे। उस स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिखवाना पड़ेगा कि मिस्टर ABCD ने ये घर मुझे बेच दिया है, और इस डेट से ये घर मुझे बिलोंग हो रहा है, मैं हूं इसका मालिक, हाँ या ना। फिर उसके 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं, फिर उसे तहसील में रजिस्टर भी कराना पड़ता है, हाँ या ना। समझ आ रही है बातें? उस दिन से, जिस दिन से रजिस्टर हो गया मामला, उस दिन से वो घर मेरा हो जाता है, वो विला मेरा हो जाता है, हाँ या ना। सर ये गवर्नमेंट फीस क्यों लेती है? बेटे कोर्ट की जो भी कार्रवाई होती है, जज की सैलरी होती है, कोर्ट का मेंटेनेंस होता है, बहुत सारे कामकाज होते हैं, उन सब कामकाज को मेंटेन करने के लिए कोर्ट हमसे ये फीसें लेता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हरियाणा में रेट, अच्छा ये स्टेट वाइज रेट चलता है, यहाँ 8-7% और 6% आई थिंक, नहीं 7% और 5% आई थिंक, कि फीमेल पे 5% है, और अगर मेल के नाम रजिस्ट्री कराओगे तो 7% है, ऐसा कुछ है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कई राजस्थान में है 7-8% का मामला चल रहा है, कि मेल हो फीमेल हो 8% का मामला है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है शायद 8% है, हालांकि आई एम नॉट वेरी मच श्योर। तो हालांकि मेरा ये वो नहीं है मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बेटे कप ऑफ टी के बारे में छोड़ो, यहां आ जाओ वापस। हाँ जी, तो कोर्ट, जज साहब कहते हैं कि ये कागज का टुकड़ा नहीं चलेगा, आपको इसे प्रॉपर बातचीत करनी पड़ेगी, इसको प्रॉपर लिखवाना पड़ेगा, इस पे प्रॉपर स्टाम्प लगवानी पड़ेगी। अगर ये प्रॉपर स्टाम्प्ड होता तब मैं आपकी कार्रवाई को मंजूर कर लेता। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? क्या ये बातें समझ आ गई हैं? इसका मतलब है कि प्रोमिसरी नोट मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टाम्प जरूरी होना चाहिए। इज दैट ओके? समझ आ रही है बातें? क्या अब हम प्रोमिसरी नोट के बारे में चर्चा कर सकते हैं? क्या अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं? आइए फिर लिखते हैं। इसके फीचर में डेफिनेशन लिखवाने के बाद 1 बाय 1 समझाऊंगा कि क्या क्या बातचीत करता है ये। राइट? बोलो यस सर। लिखो। राइटिंग समझ आ रही है? बेटे ये मेकर है, MEKER, मेकर, मेक्स एन अनकंडीशनल promissory note is an instrument in writing in which maker makes an unconditional undertaking to pay a certain sum of money to certain person or order or bearer of it। सर ये सारा मामला
मिक्सी की तरह समझ आना बंद हो गया है। आइए वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, वर्ड बाय वर्ड धीरे धीरे समझेंगे। इज दैट ओके? आइए बेटे, क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या सबने नोट कर लिया है? जो पीछे वाली जनता जनार्दन है, पीयूष, पीयूष नाम है ना आपका, समझ आ रहा है? अगर किसी को लगता है कि समझ आना यहां से बंद हो गया है, तो सूचित करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, आपकी है? आपकी है। तो आप सूचित करेंगे जहां से समझ आना बंद हो गया है, और कंसंट्रेशन बिगड़ने नहीं देंगे, एनर्जी लेवल कम होने नहीं देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए फिर आइए, आइए वापस से एग्जांपल पे। चिंटू और चिंटू ने क्या करा था? गुड्स बेचे थे। चिंटी ने एक नोट लिख के दे दिया था, हाँ या ना? चिंटी को क्या कह सकते हैं हम? सर चिंटी को कह सकते हैं मेकर। मेकर मतलब जो नोट बना रहा है, हाँ या ना? ये बात समझ आई? अगर चिंटी को मैं मेकर नाम दे दूं, क्या दिक्कत है आपको? अगर चिंटू को मैं नाम दे दूं पेई, क्या दिक्कत है? पेई कौन है सर? सर जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे रिसीव करने हैं, दैट पर्सन विल बी नोन एज पेई। हाँ या ना? समझ आ रहा है? आइए वापस। सर इसके फीचर से इस डेफिनेशन को समझेंगे पूरा। सबसे पहले फीचर नंबर 1। बेटे फीचर नंबर 1 बताओ कौन? सबसे पहला फीचर है क्या? सर ये होगा किसमें? राइटिंग में, हाँ या ना? सर ये क्या लिखा है? ओरल प्रोमिस नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी नॉट अ प्रोमिसरी नोट। ओरल प्रोमिस कोई कर रहा है तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं है, इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इंस्ट्रूमेंट बात करता है जो लिखित में हो, हाँ या ना? समझ आ गई है बात? दूसरा स्टाम्प्ड। सर ये तो हम ऑलरेडी समझ के आए हैं, सीए वाली स्टाम्प नहीं है, स्टाम्प लगी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जितने का सामान आप खरीद रहे हैं या फिर जितने का नोट बना के दे रहे हैं, जितने का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्टाम्प होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे, तो 1 लाख तक की अमाउंट पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, वो स्टाम्प ड्यूटी मतलब स्टाम्प उतने की लगनी चाहिए, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल 1 लाख तक की गुड्स, 1 लाख तक की अमाउंट पे 100 रुपए की स्टाम्प लगती है, तो 100 रुपए की स्टाम्प लग जानी चाहिए। 5 लाख तक के लिए मान लो 500 रुपए की लगती है, तो 500 रुपए तक की लग जानी चाहिए। 1 लाख से 5 लाख स्टाम्प एक्ट में स्लैब बने हुए हैं। जैसे अप टू कोई, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर 1 लाख तक का कोई डॉक्यूमेंट है तो 100 रुपए की स्टाम्प लगी होनी चाहिए। 1 लाख से 5 लाख तक का कोई डॉक्यूमेंट है तो 500 रुपए की स्टाम्प लगी जानी चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट मान लो 3.5 लाख का है, तो स्टाम्प कितने की लगेगी? 500 रुपए की, ना कि 350 रुपए की, हाँ या ना? समझ आ रहा है पार्टी? मान लीजिए 5 लाख से 10 लाख के लिए 1000 तक की स्टाम्प लगनी है, और 8 लाख का डॉक्यूमेंट है। 8 लाख का मतलब मैं प्रॉमिस करता हूं 8 लाख पे करने के लिए अगले 15 दिन में, तो स्टाम्प कितने की लगेगी? 1000 की। इज दैट ओके? समझ आ रहा है? स्लैब रेट होते हैं स्टाम्प में, इंडियन स्टैम्प एक्ट स्लैब रेट बताता है, उस रेट उस मतलब स्लैब के अकॉर्डिंग स्टाम्प वैल्यू लगती है, स्टाम्प लगती है स्टाम्प, राइट? समझ आ गया है? ये लिख लिया है? पक्की बात है? आइए साइंड। सर क्या ये साइंड होना चाहिए? यस सर। नाउ माय क्वेश्चन इज, Who is going to sign? सर इसमें 2 पार्टियां हैं, पहला मेकर, दूसरा पेई।
बताओ बेटे किसके साइन करवाना चाहते हो आप? सर पेई के। अच्छा मैं वोट करवा लेता हूं, ये है पार्टी नंबर 1, ये है पार्टी नंबर 2। बेटे पार्टी नंबर 1 के साथ कौन है? पार्टी नंबर 2 के साथ कौन है? हाँ भैया किस पार्टी के साथ हो? हाँ आप। ये में तो हाथ ही नहीं उठाया था हमने। सर ऐसे नहीं करना था। आइए सर, ये एग्जाम्पल ना, एक नया एग्जाम्पल दो। चिंटू चिंटी से ना परेशान हो गए। बेटे आप लोगों ने फीस जमा करा दी है पारस इंस्टीट्यूट में? मान लीजिए, मान लेते हैं कि मिस्टर बलविंदर ने फीस जमा नहीं कराई है। सर आपका नाम बलविंदर तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है। मिस्टर बलविंदर ने फीस जमा नहीं करवाई है, तो मिस्टर बलविंदर को सम्मन किया जाता है। कहां? मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट कहती है हां जी फीस कब जमा कराओगे? बलविंदर जी कहते हैं कि सर मैं 5 दिनों बाद जमा करा दूंगा। मैं मानता हूं आज आपकी लास्ट डेट है, लेकिन मुझे 5 दिनों का समय दिया जाए, हाँ या ना? तो मैनेजमेंट कहेगी प्लीज क्या लिखो, एक प्यार भरा पत्र टू डायरेक्टर साहब, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, हिसार। सविनय निवेदन यह है कि बेटे इंग्लिश, इतनी इंग्लिश आती थी उसके बाद में हिंदी में आ गया। सविनय निवेदन यह है कि मेरे फीस जमा कराने में कुछ विलंब हो रहा है। मैं आपको कुछ समय बाद फीस, 5 दिन बाद फीस जमा करा दूंगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ले रहा हूं। और नीचे कौन साइन करेगा? बलविंदर करेगा या डायरेक्टर साहब करेंगे? बेटे कंधे भारी किसके हो गए? बलविंदर भैया के, हाँ या ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? बलविंदर ने। तो साइन करेगा कौन? बलविंदर। समझ आ गई बात? तो यहां पे साइन करेगा कौन? मेकर साइन करेगा, हाँ या ना? मेकर विल साइन, मेकर विल साइन। अच्छा एक बात बताइए, क्या पेई को साइन करने की आवश्यकता है? बेटे ये जो मेकर ने नोट लिखा, साइन करा, स्टांप लगा दी, और ट्रैवल किसको करा दिया? इसको पेई को दे दिया, हाँ या ना? वो किसके सानिध्य में मतलब किसके पास रहेगा? पेई के पास रहेगा। तो क्या पेई खुद से साइन कर ले? क्या साइन करने की जरूरत है? मतलब इज इट अ लॉजिकल कि पेई को भी साइन करवाने चाहिए? नो सर। हाँ या ना? जब पेई के पास प्रूफ है कि भैया मेकर ने लिख के दे रखा है, स्टाम्प भी कर रखा है, साइन भी कर रखा है, लिखा भी हुआ है, वैलिड है, सारी बातें ओके, रिपोर्ट है मेरे पास है, प्रूफ तो है, कल को मेरे को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा मेकर को तो मैं दिखा दूंगा ना, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? जैसे बलविंदर भैया ने ये एप्लीकेशन लिख के पारस की मैनेजमेंट को थमा दी थी, तो अपनी रिस्पॉन्स, तो पारस की मैनेजमेंट ने क्या साइन करोगे? ठप्पा लगाया होगा कि रिसीव्ड? ऐसा तो नहीं किया होगा, क्योंकि उनके पास तो ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहा होगा, हाँ या ना? अगर सर पे अप्रूव ना करे उस नोट व्हाट को, डू यू मीन बाय द अप्रूवल? मैंने उसको कहा नहीं लिखवाया है बेटे अप्रूवल? मैंने अप्रूवल कहीं लिखवाया है? उस नोट को माने ना वो, अगर सॉरी, जो वो उसने नोट बना के दिया है हाँ जी उसको माने ना, जैसे उसके अंदर दिन कब बेटे, लिख माने दिए। ना तो गुड्स भेजेगा ही नहीं। अगर वो मानेगा नहीं, मान लीजिए चिंटू ये कहता मैं ये नोट नहीं मानता हूं, तो कह नहीं देगा भैया मेरे गुड्स वापिस लौटा दो, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। अगर पेई को एक्सेप्ट है तभी तो ट्रांजैक्शन हो रही है, पेई को एक्सेप्ट ही नहीं है तो बिना एक्सेप्ट वाली चीज, मान लीजिए आपने लिखा 5 दिन में जमा करा दूंगा, मैनेजमेंट कहती है मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं तो 2 दिन एक्सेप्ट करूंगी, तो क्या वो लेटर ले लेंगे? नो सर। क्या वो अप्रूवल दे देंगे? नो सर। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ आ गया? इज दैट ओके? आइए, पेई के साइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ओनली मेकर विल साइन। इज दैट ओके? आइए, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो यस सर। बेटे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? ऐसा कुछ है ना? बेटे मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करने का। सर कल, बेटे कल कल नई चीज कराऊंगा।
एक मिनट रुक जाइए प्लीज। कोशिश करने वालों की हार नहीं हो रही आजकल। आइए बेटे, इससे पहला ना फोर्थ पॉइंट है अंडरटेकिंग अनकंडीशनल का, ध्यान दीजिए यहां। फोर्थ पॉइंट है किसका? अनकंडीशनल का। लेकिन उस पॉइंट में थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करने में वक्त लग जाता है, 2-4 पॉइंट एग्जांपल लिखवाने होते हैं, लेकिन वो पॉइंट स्किप करके वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उससे पहले अंडरटेकिंग का मतलब समझो। सर व्हाट डू यू मीन बाय द अंडरटेकिंग? बेटे जब बलविंदर भैया फीस के लिए एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिख के आए थे, क्या अंडरटेकिंग दे के आए थे? यस सर। इसका मतलब क्या प्रॉमिस करके आए थे? यस सर। तो अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? प्रॉमिस, हाँ या ना? बेटे एक एग्जांपल देना चाहता हूं बलविंदर भैया के ऊपर। सर बलविंदर नहीं, बंटी के ऊपर दे दूं? बंटी भैया भी हमारी कक्षा के विद्यार्थी हैं और उनको फीस के लिए सम्मान कर दिया जाता है कि आइए मैनेजमेंट से मिलिए। बंटी भैया अपनी चालाकियों के लिए मशहूर हैं और कहते हैं, प्रार्थना पत्र में लिखाते हैं, आई एक्नॉलेज्ड, बैक टू से दैट, आई एक्नॉलेज्ड दैट आई हैव टू पे, सॉरी आई हैव टू नहीं, I acknowledge that I am indebted of rupees, फीस मान लो है 1,00,000, of rupees 1,00,000 to you। हाँ जी, लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा। I acknowledged that I am indebted of rupees 1,00,000 to you, कहने का भावार्थ है क्या? क्या ये प्रॉमिस है? क्या ये प्रॉमिस है? वो तो जान करके अपनी चालाकी दिखा रहे हैं कि मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मुझे 1,00,000 रुपए देने हैं। प्रॉमिस कहां है? मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? आई एक्नॉलेज, कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। ये बात समझ आई है? अब पारस इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कल ही उन्होंने फीस जमा करा दी, तो पारस इंस्टीट्यूट क्या करेगा? एक पर्ची काट के देगा, एक स्लिप काट के देगा, रिसीव्ड रुपीज 1,00,000 फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो, डेटेड दिस फॉर दिस कोर्स, नीचे उनके साइन और स्टाम्प, हाँ या ना? क्या दिस इज अ प्रोमिसरी नोट? जो पारस इंस्टीट्यूट ने पैसे फीस लेने के बाद स्लिप काट के दी है, स्लिप काट के दी है, स्लिप काट के दी होगी, उस स्लिप की लैंग्वेज क्या होगी? रिसीव्ड रुपीज 1,00,000 फ्रॉम मिस्टर मोहन, डेटेड दिस फॉर सीए फाउंडेशन, नीचे हस्ताक्षर, हाँ या ना? फिर ये पारस इंस्टीट्यूट की स्टाम्प आ गई, ओके ये स्लिप आपको 1,00,000 रुपए जमा कराने पे दे दी गई। इज दिस अ प्रोमिसरी नोट? सर प्रोमिसरी नोट बात करता है किसकी? प्रॉमिस की। ये तो महज एक्नॉलेजमेंट है, महज रसीद है, महज ये भी एक्नॉलेजमेंट है, हाँ या ना? दीज आर नॉट प्रोमिसेस। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी मैडम, क्या इज दिस अ प्रोमिसरी नोट? साथ वाली मैडम, हाँ हाँ आपसे पूछ रहा हूं। नो सर। सेकंड लास्ट स्टूडेंट, कोने वाले भैया, क्या ये प्रोमिसरी नोट है? क्या क्यों नहीं है भाई? लो भाई, लीगल स्टैंप आ गई और साइन हो गए। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? पीछे वाला भाई क्यों नहीं है? रीजन बताओ, वैलिड रीजन बताओ।
सर कोने वाले छात्र। सर इस लाइन का हाँ जी इस लाइन का मतलब ये है सर कि बी जो पे है उसको पता है कि उसको बी को 1 लाख रुपए देने हैं। क्या इसमें प्रॉमिस की बात है? नो सर। नो सर। अब बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन सेम रहेगा, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। ये लगी है क्या? स्टैंप। ये हो गए है क्या? साइन। ये है लीगल पेपर। नाउ इज दिस अ प्रोमिस? रेज योर हैंड ओनली। क्या ये प्रोमिसरी नोट है भाई? पढ़ो और देखिए, दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ होगा या ना होगा, हाँ या ना। गलत होगा तो क्या हो जाए, कम से कम सीख तो मिलेगी कि कैसे सोचना नहीं है, गलती कहां कर रहे थे। बताइए भैया, अंतिम कोने वाले स्टूडेंट जी, पीयूष जी सर। हाँ बताइए प्लीज। मतलब पहले इसमें टाइम मतलब वो डेट्स नहीं बताए थे कि भाई 10 दिन के बाद दूंगा, मतलब वैसे ही लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ। अच्छा, पहले 10 दिन पैसे, पहले टाइम नहीं बताया हुआ था, इस वजह से प्रोमिसरी नोट नहीं था। मतलब अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 10 दिन अब के ये बाद प्रॉमिस है? क्या ये प्रॉमिस है? पड़ोसी इतना करवाया है, अभी ये पॉइंट हटा, बता के हटाऊं अभी? एक्नॉलेजमेंट आर नॉट अ प्रोमिसरी नोट। तो क्या ये एक्नॉलेजमेंट है? एक्नॉलेजमेंट नहीं है बदतमीजों। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, अगर इतना ही लिखा होता तब ये एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन आगे क्या लिखा? टू बी पेड, देने हैं मुझे आफ्टर 10 दिन, फ्रॉम दी वैल्यू रिच। जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उसके 10 दिनों के भीतर पैसे पे कर दूंगा, हाँ या ना? जिस दिन कोई सामान खरीदूंगा उसके 10 दिन के भीतर पैसे पे कर दूंगा। क्या ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है? दोबारा पढ़ो, डिस्कस करो, सोचो कि क्या जितने डिजिट बताए हैं, जितनी फीचर बताए हैं, क्या वो सब फीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? साइंड है सर। रिटर्न है सर। स्टाम्प है सर। क्या प्रॉमिस है? प्रॉमिस है ना, टू बी पेड, मैं पे कर दूंगा, यही तो होता है, हाँ या ना? डू यू नो आई ओ यू स्लिप्स? आई ओ यू मतलब मैं आपका कर्जदार हूं, मुझे आपके पैसे देने हैं। क्या ये स्लिप्स होती हैं? क्या ये प्रोमिसरी नोट होती हैं? बेटे प्रोमिसरी नोट, जब कोई प्रॉमिस होगा तभी प्रोमिसरी नोट। महज इस बात से कि मैं आपका कर्जदार हूं, मुझे आपके पैसे देने हैं, मुझे आपके पैसे देने हैं, बेटे प्रॉमिस कहां है? ये तो मैं सिर्फ ढिंडोरा पीट रहा हूं, किसके लिए? कि मैं कर्जदार हूं, मुझे पैसे देने हैं। क्या प्रॉमिस किया है? समझ पा रहे हो? जिससे पूछूंगा वो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आई ओ यू रुपीज 10,000, क्या इज इट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट? बातचीत नहीं करेगा कोई, रीजन जरूर बताएंगे। नहीं है सर। क्यों नहीं है भाई? साइन नहीं है और स्टैम्प भी नहीं है। पहला जवाब कि सर साइन नहीं है, ले भैया साइन हो गए हैं। वो नहीं है, पेपर क्या कर दूं? पेपर ले भाई नहीं ले है। ले, ओके। देखिए एक बात समझिए, फोकस कहां करना है? जब भी आंसर राइटिंग होगी लो में, कोई बीकॉम के एग्जाम नहीं है जो 6-6 पेज के आंसर चल जाएंगे, कि एक पेज की प्रस्तावना लिख दूंगा, भूमिका बांध दूंगा, इंट्रोडक्शन लिख दूंगा। बेटे एक पेज में 6 पेज में है तो मामला खत्म समझो। प्रिसाइज आंसर करना चाहिए और टू द पॉइंट आंसर। जिसने नॉलेज झाड़ी है पेपर में एक्स्ट्रा, वो हमेशा चक्कर में फंसे हैं, ये बात याद रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपसे प्रिसाइज आंसर चाहिए और टू द पॉइंट बात करने वाला चाहिए, ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और धीरे धीरे डेवलप करो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी बातचीत में। जब मैं कह रहा हूं कि यहां पे स्टाम्प नहीं है तो अज्यूम कर रहा हूं कि स्टाम्प है। सर कुछ तो बताओगे,
नहीं है, सुन लिया हमने, नहीं है। हाँ जी मैडम, ग्रीन शर्ट वाली मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। सर नहीं है। नहीं है? कैसे, क्यों नहीं है मैडम? सर क्योंकि पर्सन का नेम भी नहीं है और मेंशन भी नहीं है। पर्सन का नेम भूल जाओ, मैंने अभी वो बात सिखाई ही नहीं है। सर प्रॉमिस नहीं कर रखा और वो भी नहीं मेंशन कि कितने टाइम में पे करेगा। टाइम मेंशन नहीं है, मैंने बात नहीं सिखाई। किस वजह से नहीं है प्रोमिसरी नोट? सटीक पॉइंट बताओ। प्रॉमिस नहीं कर रखा। बिल्कुल सही जवाब। तो ये तीसरी बात में क्यों आ रहा है? पहली बार में आंसर क्यों नहीं आया? आपने तो मेरे ख्याल से क्लास लगा रखी है पहले। जी हाँ जी बताइए। तो सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या ये यहां पे मैंने प्रॉमिस किया है? जब प्रॉमिस ही नहीं है तो प्रोमिसरी नोट किस चीज का? समझ आ रही है? इसका मतलब ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है, इसका मतलब कंक्लूजन। डाउट बताइए प्लीज। जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं मैडम करेंसी नोट के बारे में चर्चा कर लेंगे, अभी वो प्रोमिसरी नोट की पूरी डेफिनेशन ही नहीं जान पाए हम। मैं इसीलिए आपको इग्नोर कर रहा था कि जब तक पूरी डेफिनेशन नहीं बता पाऊंगा तब तक करेंसी नोट के बारे में चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अभी चर्चा कर देता हूं तो बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। इज दैट ओके? तो डाउट को थोड़ा सा वेट कराना है। ओके तो कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट and IOU slips are not the promissory notes। हाँ या ना? क्या मैं लिखवा दूं ये? यस सर। IOU का मतलब IOU। Promissory note is an instrument in writing in which maker makes an unconditional undertaking to pay a certain sum of money to certain person or his order or bearer of it। इसके 4 फीचर अभी तक कराए हैं। पहला राइटिंग, स्टाम्प्ड, साइंड, अंडरटेकिंग। राइट? आज के लिए होमवर्क है, जितना करवाया है रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके टाटा बाय बाय।